बच्चों, मोशन के स्टडी का बेसिक फाउंडेशन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है। ये तीन लॉज किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के रीजन, बिहेवियर और चेंजेस को डिस्क्राइब करते हैं। न्यूटन ने इन्हें 1687 में फिलोसफी नेचुरली प्रिंसिपिया मैथमेटिका ये किताब इन्होंने पब्लिश की थी, उसमें ये बात बताई थी। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी लॉ ऑफ इनर्शिया पे। इसमें क्या स्टेटमेंट है? कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन को तब तक मेंटेन करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए। कहने का मतलब है, इसका मीनिंग ये था, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वही मोशन कंटिन्यू रहेगी। चेंज तब होगा जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उस पर। समझ में आ रहा है? इसके कुछ की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान देना है। इस लॉ को गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया का एक्सटेंशन भी कहते हैं। अब इनर्शिया क्या होता है भाई? तो इनर्शिया का मतलब होता है बॉडी का अपनी प्रेजेंट स्टेट को चेंज ना करने का टेंडेंसी। समझ में आ रहा है? अपने बॉडी को चेंज ना करने वाली जो टेंडेंसी होती है, जो उसकी कैपेसिटी जो होती है, उसकी पावर जो होती है, वो जो होता है इनर्शिया। अब इनर्शिया के टाइप्स जान लेते हैं। देखो कौन कौन से टाइप्स के इनर्शिया होते हैं। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेस्ट में ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, बस स्टार्ट होने पर पैसेंजर पीछे गिरता है, तो ये क्या इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? मोशन में ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहना चाहता है। एग्जाम्पल, बस सडनली स्टॉप होने पर पैसेंजर आगे गिरता है। समझ में आ रहा है? नाउ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? मोशन की डायरेक्शन चेंज नहीं होती जब तक फोर्स ना लगे। एग्जाम्पल, मड गार्ड साइकिल का जो होता है या फिर बाइक पे जो लगा होता है वो क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बताता है। समझे? नाउ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। अब ये मोमेंटम क्या होता है पहले उसको जानना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पहले इसमें डेरिवेशन देख लेते हैं। हमने मान लिया कोई बॉडी है, उसका मास है m, वेलोसिटी चेंज हो रहा है यू से वी तक, यानी इनिशियल से फाइनल तक टी टाइम के अंदर। ठीक है, इनिशियल जो मोमेंटम है उसको p1 मान लिया हमने, यानी mu हो गया वो, और फाइनल मोमेंटम है उसे p2 मान लिया, उसको mv बोल देंगे। ठीक है, ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mu mv। नाउ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? mv माइनस mu, यानी कह सकते हो m को कॉमन ले लोगे तो m ब्रैकेट में v माइनस u, और रेट बोल दिया तो रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना है, नीचे t आ जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है? v माइनस यू अपॉन में t को तो एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? v माइनस यू अपॉन में t को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन हमें पता है a इक्वल्स वी माइनस यू बाई टी होता है। तो इससे क्या होगा? हमने अभी पढ़ा था कि फोर्स क्या है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ये v माइनस यू अपॉन में टी की जगह हमने एक्सेलरेशन लगा दिया तो फॉर्मूला बन गया फोर्स इक्वल्स टू एम ए। समझ में आ रहा है? वो के कांस्टेंट आता है बीच में, ये जो है ना आपका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट के था। समझ में आ रहा है? तो एम ए हो गया इसका फॉर्मूला। अब इनमें क्या है की पॉइंट जो ध्यान देने वाली बात है? फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। 1 न्यूटन का मतलब है फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 1 kg मास बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? जैसे अगर आप लिखोगे यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ लिया एम ए होता है। अब हमें इसको 1 न्यूटन बनाना है तो मास को भी 1 लेना पड़ेगा, इसको भी 1 लेना पड़ेगा, तभी जाके तो ये 1 बनेगा। तो यही लिखा हुआ है। समझ में आया? अब इसमें और क्या लिखा है? ये लॉ एक्चुअली फर्स्ट लॉ को लॉजिकली एक्सप्लेन करता है और थर्ड लॉ का बेस भी है। समझ में आया? अब इसके एप्लीकेशन जान लेते हैं। क्रिकेट बॉल कैच करते वक्त हाथ को पीछे खींचना, इससे क्या होगा? टाइम बढ़ जाता है, फोर्स कम लगता है। उसके अलावा गन रिकॉइल जब करते हैं तो बुलेट का जो मोमेंटम और गन का जो अपोजिट मोमेंटम है ना, ये भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे ही बेस होते हैं। नाउ बारी है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसमें क्या है? इसका मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है? अगर बॉडी ए बॉडी बी पर फोर्स लगाती है, बी भी ए पर उतना ही मैग्नीट्यूड यानी उसका जो फोर्स लगेगा ना सेम लगता है, बस अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे देखो ये बंदा कूदेगा तो जितना फोर्स से ये नाव पीछे जाएगा उतना फोर्स से बंदा आगे जाएगा, यानी एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडीज पर लगते हैं, इसलिए कैंसिल नहीं हो पाते हैं ये। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, इसमें कैसे कैसे यूज होते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे डे टू डे लाइफ में। रॉकेट का प्रोपल्सन, फ्यूल गैस नीचे निकलती है, एक्शन हो गया, रॉकेट ऊपर चढ़ गया जाता है तो रिएक्शन हो गया।
वर्किंग यानी हम जब चल रहे होते हैं, फुट ग्राउंड पर बैकवर्ड फोर्स लगाता है, ग्राउंड हमें फॉरवर्ड पुश करता है, ठीक है। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो जाता है एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस का एफ बी ए। ओके, समझे। नाउ इनर्शिया एंड मास, क्या फर्क है? इनर्शिया का मेजर हमेशा बॉडी मास का होता है, और जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा? इनर्शिया होगा। नाउ मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एमवी, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन वेलोसिटी के सेम होती है इसमें। इंपल्स क्या होता है? जब एक लार्ज फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए लगता है, मतलब कोई फोर्स अगर थोड़े टाइम के लिए लगता है उसी को कहते हैं इंपल्स। फॉर्मूला है इंपल्स इक्वल्स टू फोर्स इनटू में टाइम, या तो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। जैसे हैमर से नेल को हिट करना, तो उस टाइम थोड़ा सा टाइम के लिए जो फोर्स लग रहा होगा वही क्या होगा? इंपल्स होगा। नाउ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है? एक फोर्स जो दो सरफेस के कांटेक्ट में होने पर रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। समझ में आया? देखो ये बंदा इस पे धक्का दे रहा है, तो फोर्स कैसा है? आगे की तरफ लगा रहे, मोशन भी क्या होगा? आगे की तरफ जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा? उसका अपोजिट लग रहा होगा। सरफेस पे लगता है हमेशा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन तीन टाइप के हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन जिसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, और रोलिंग फ्रिक्शन। समझ में आया? फ्रिक्शन का क्या रोल है? मोशन के लिए नेसेसरी है, वॉकिंग पॉसिबल है फ्रिक्शन के वजह से, एनर्जी लॉस होता है हीट के फॉर्म में, तो ये सभी फ्रिक्शन का ही रोल है। फ्री बॉडी डायग्राम इस चैप्टर में बहुत जरूरी है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? एक डायग्राम जो किसी बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्स को शो करते हैं, उसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे देखो ये इस बॉडी की बात करें, देखो इधर टेंशन लग रही है, इधर फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ये ग्रेविटी, ठीक है। तो कोई बॉडी अगर नीचे गिर रहा है तो टेंशन ऊपर की तरफ लगता है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है, तो ये सब फ्री बॉडी डायग्राम में देखते हैं। तो इसका यूज क्या? यूज फॉर सॉल्विंग मोशन प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स, यानी जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह है आप फ्री बॉडी डायग्राम से इजिली सॉल्व कर सकते हो। कुछ पॉइंट है आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट लॉ हमेशा इनर्शिया कॉन्सेप्ट होता है। सेकंड लॉ क्या है? फोर्स इक्वल्स टू एम है, डेरिवेशन फ्रॉम मोमेंटम चेंज। थर्ड लॉ क्या है? एक्शन रिएक्शन का पेयर है। मास इनर्शिया का मेजर होता है। फ्रिक्शन जो होता है वो मोशन के अपोज करता है। इंपल्स क्या होता है? लार्ज फोर्स इनटू स्मॉल टाइम, यानी चेंज इन मोमेंटम। समझ में आया? नाउ पुली एंड ब्लॉक सिस्टम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का ये एप्लीकेशन है पुली वाले। तो पुली वाले प्रॉब्लम्स न्यूटन सेकंड लॉ के डायरेक्ट एप्लीकेशन होते हैं, जिसमें हम टेंशन और एक्सेलरेशन निकालते हैं, ठीक है। यानी पुली के सवाल में आपको सिर्फ दो ही चीजें निकालनी होती है, एक टेंशन और एक्सेलरेशन होती है। अब टेंशन क्या होता है जान लो पहले। टेंशन होता है जो किसी भी एक स्ट्रिंग पे जो धागे पे जो फोर्स लग रहा होता है ना, जब उसको किसी चीज पे हैंग कर दो, लटका दो, तो उसपे जो फोर्स लग रहा होता है, खिंचाव आ रहा होता है, वही होता है टेंशन। तो पहला सबसे पहले इसमें पुली देख लो कौन कौन से हो सकते हैं। पहला पुली है आइडियल पुली एंड स्ट्रिंग को एजम्पशन क्या है इसका? फिजिक्स के बेसिक पुली प्रॉब्लम यूजुअली आइडियल कंडीशन पे बेस होते हैं। जैसे पुली मासलेस होती है, हमें मानना होता है कि पुली कैसा है? मासलेस है, और फ्रिक्शनलेस भी रोटेट करती है। समझ में आया? फ्रिक्शन ना हो इस पे, ऐसा चला फ्रिक्शन हुआ तो फिर तो फोर्स अलग हो जाएगा। स्ट्रिंग मासलेस होती है और स्ट्रेच नहीं होती, यानी इन एक्सटेंसिबल होता है, यानी खींचेगा नहीं वो। टेंशन स्ट्रिंग के हर जगह सेम होता है, यानी अगर इस स्ट्रिंग पे टेंशन मान लो 5 है तो इधर भी 5 होगा, इधर भी 5 होगा। ग्रेविटी कांस्टेंट है इसमें, स्मॉल जी को लेना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो, कैलकुलेशन के लिए काम आएगा। बेसिक सिंबल जान लो इसमें क्या क्या होता है। M1 M2 यानी ब्लॉक के मास हो जाएंगे इसमें। ए हो जाएगा एक्सेलरेशन, तो ये टेंशन इन स्ट्रिंग हो जाता है, और जी क्या है? स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों अब ये जो पुली है ना वो अलग अलग टाइप के मशीन में बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सिंपल एटवुड मशीन वाले पुली। इसमें होता है क्या है? दो ब्लॉक होंगे M1 M2 जिसका मास होगा, और एक फ्रिक्शनलेस पुली के दोनों साइड लटके हुए हैं जैसे कि ये। तो बच्चों ये है आपका सिंपल सा पुली सिस्टम। ध्यान देने वाली बात क्या है आपका इसमें? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कोई भी चीज हो तो उसे लेना है पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन के अपोजिट कोई चीज हो तो उसे क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। और इन क्वेश्चंस में फ्री बॉडी डायग्राम जरूर बनाओ, इससे क्या होगा? इजिली आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। कैसे करना है देखो, जैसे अगर मैं इस M1 की बात करूं तो इसमें नीचे लग रहा होगा M1G, mg लग रहा होगा नीचे, ग्रेविटी की वजह से। टेंशन हमेशा अपोजिट लगता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अपोजिट ही हमेशा टेंशन लगेगा, स्ट्रिंग से लगे हुए होते हैं। तो समझ में आ रहा है? तो ये इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा? T माइनस M1G हो जाएगा, M1A के बराबर। ऐसे सेम इसका क्या हो जाएगा? ये देखो किसके डायरेक्शन में लग रहा है? इसका टेंशन लग रहा है ऊपर, और एक्सेलरेशन कैसा होगा? वो भी ऊपर होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ नीचे की तरफ जाएगा। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में हमारा यहाँ क्या है? M1G है, तो इसको पॉजिटिव लेना चाहिए था, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये यहाँ होना चाहिए था पॉजिटिव, ये टेंशन नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ मिस्टेक है, आप ठीक कर लेना, ठीक है। इसमें भी ऐसे होगा। यहाँ टेंशन देखो कैसा होगा? टेंशन के डायरेक्शन में क्या है हमारा? एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, टेंशन भी ऊपर जा रहा है, तो इसको पॉजिटिव लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ले लिया नेगेटिव,
ठीक है, तो ये थोड़ा मिस्टेक था, इसके लिए सॉरी, इसे सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, कुल मिला के आपका जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनेगा ना, ये बनेगा m2 माइनस M1, बाहर जी आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर, और नीचे M1 प्लस M2, इससे क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके लिए, लेकिन आप 10th में जो आपने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो इक्वेशन बनाने के बाद। समझ में आ रहा है? तो टेंशन जब निकालना हो इसी इक्वेशन में क्या कर दोगे, एक्सेलरेशन के वैल्यू में पुट कर देना इसमें। ठीक है, किसी एक इक्वेशन को लेना, उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देना, इससे क्या आ जाएगा आपका टेंशन आया, या तो टेंशन का एक सीधा फॉर्मूला लगा दो। समझ में आ रहा है? नाउ केस टू। केस टू कैसा हो सकता है, प्रॉब्लम्स आपके ऐसे आएंगे कि वन ब्लॉक ऑन टेबल वन हैंगिंग, मतलब एक लटका हुआ है एक टेबल पे है, तो इसको भी वैसे ही करना है। लेकिन इस वाले मास में इस बार क्या होगा, सीधा एमए लग जाएगा, क्योंकि इसमें एमजी लग ही नहीं रहा। एमजी का कोई डायरेक्शन, एमजी लग रहा है लेकिन हमें एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को लेना देना है। ठीक है, तो M1 A हो जाएगा टेंशन, और M2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, नीचे है, और टेंशन कैसा है, इसके अपोजिट है। तो इसमें देखो इन्होंने बिल्कुल सही लिया, टेंशन अपोजिट है, तो इसलिए माइनस का टी लिया। समझ में आ रहा है? तो M2 का ऐसा इक्वेशन बनेगा, फिर आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो और आ जाएगा आंसर। देखो समझ में आ रहा है? केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ है, विद फ्रिक्शन ऑन टेबल। अगर टेबल पे फ्रिक्शन है तब कैसे निकालना है, तो उसके लिए आपको फ्रिक्शन पता होना चाहिए क्या होता है। फ्रिक्शन भी बताया था मैंने, अपोजिट लगता है, और अपोजिट जब लग रहा होता है तो एक फ्रिक्शन का फॉर्मूला बनता है म्यू एम जी। ठीक है, म्यू एम जी फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है फ्रिक्शन के फॉर्मूले के म्यू एम जी। वैसे फ्रिक्शन का फॉर्मूला जो होता है ना, म्यू आर होता है। समझ में आ रहा है? आर मतलब नॉर्मल रिएक्शन, किसी किसी बुक में आर की जगह एन लिखा होगा। अभी नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जैसे मान लो ये ब्लॉक है तो नीचे एम जी लग रहा होगा, ऊपर भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होता है जो इसको बैलेंस कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब ये नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है। समझ में आ रहा है? नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, mg के बराबर है। ये क्या हो गया, फिर से बता दो आपको। ठीक है, मान लो नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ये mg लग रहा है, यहाँ पे ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। n से भी दिखा सकते हो, r से भी दिखा सकते हो, तो ये r जो होता है ना वो mg के बराबर हो जाता है, तभी वो फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला था हमारा म्यू r की जगह म्यू mg हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसमें भी सेम वही कंडीशन लगाएंगे, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो इसमें फ्रिक्शन कैसा है, फ्रिक्शन देखो इसमें कैसा लग रहा है, इधर लग रहा है। फ्रिक्शन किधर लग रहा है, सॉरी फ्रिक्शन नहीं, इधर लग रहा है फ्रिक्शन, और एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे चीजों को। तो इससे भी आप इक्वेशन बना सकते हो। समझ आया? नाउ केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या कह रहा है, टू पुलीज मूवेबल पुली। मूवेबल पुली हो तो उसमें क्या होता है, इसमें जो अपवर्ड फोर्स लग रहा होता है ना, टेंशन डबल हो जाता है। मान लो इसका टेंशन है और इसका टेंशन है, तो ये जो मूवेबल पुली है ना, इसका टेंशन कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और डाउनवर्ड फोर्स कैसा लगेगा, mg ही लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स तो mg लगता है। तो नेट नेट एक्सेलरेशन अब आ रहा हो जाता है mg माइनस 2t अपॉन में m। इस फॉर्म में आप नेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हो इस इक्वेशन में। कुछ ट्रिक बता रखा हूं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। अगर पुली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो पहला है फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ हर ब्लॉक का। दूसरी बात, मोशन की डायरेक्शन एज्यूम करो। ठीक है, ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट जो भी है सब देखना है आपको। अगर आंसर नेगेटिव आए तो एक्चुअल डायरेक्शन उल्टा है। हर ब्लॉक के लिए न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करो। वो कौन सा वाला है, ये वाला। ठीक है, वर्टिकल के लिए mg माइनस टी हो जाएगा ma के लिए ma, या फिर t माइनस mg हो जाएगा ma, एक ही बात है। हॉरिजॉन्टल के लिए t माइनस f क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा, यानी फ्रिक्शन वाली बात आ जाएगी इसमें। इक्वेशन को सॉल्व करके a और t निकाल सकते हैं, यानी एक्सेलरेशन और टेंशन निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आइडियल स्ट्रिंग टेंशन हर जगह सेम होगा। अगर पुली मूवेबल है तो टेंशन का इफेक्ट डबल होता है। फ्रिक्शन हमेशा मोशन अपोज करता है। एक्सेलरेशन का साइन तुम्हारे एजम्पशन का चेक होता है। एक्सेलरेशन जितना भी है आपको ध्यान देना है, किधर जा रहा है, डायरेक्शन कहाँ पे उसका, उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। बैंकिंग ऑफ रोड। अच्छा, बैंकिंग का मतलब है रोड का आउटर एज इनर एज से थोड़ा ऊपर होना। बाहर वाला जो ये हिस्सा होता है थोड़ा ऊपर रहता है। क्यों रहता है, एंगल ऑफ बैंकिंग जो है ना यहाँ थीटा से लेना, यानी रोड का टिल्ट एंगल विद हॉरिजॉन्टल। बैंकिंग का एम क्या है, व्हीकल को बिना फ्रिक्शन के टर्न लेने देना, हाई स्पीड पे सेफ टर्निंग हो सके, स्किडिंग और ओवरटर्निंग अवॉइड करना। तो ये बैंकिंग ऑफ रोड का मेन एम है। तो इसके इक्वेशन कैसे बनेंगे, देखो। फोर्सेस ऑन अ व्हीकल्स ऑन अ बैंक रोड। इमेजिन एक कार कैपिटल आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर टर्न ले रहा है। फोर्स कैसे लगेगा, वेट लग रहा होगा, देखो यहाँ पे वेट लग रहा है mg। नॉर्मल रिएक्शन ये रहा आपका। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा इसमें, रिक्वायर टू टर्न हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर, वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। फ्रिक्शन तो लगी रहा होगा, ऑप्शनल है फॉर आइडियल कंडीशन। डेरिवेशन के लिए बहुत जरूरी है, आप डेरिवेशन कर लेते हैं इसका। डेरिवेशन ऑफ ऑप्टिमम बैंकिंग एंगल में क्या क्या आपको एजम्पशन लेना है, व्हीकल का मास m ले लो, स्पीड v ले लो, कर्व रेडियस को r ले लो, कैपिटल R।
नो फ्रिक्शन, प्योर बैंकिंग कंडीशन होना चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी से दिखाना है उसको। पहला स्टेप क्या करना है, रिजॉल्व नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स यानी एन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एन कॉस थीटा यानी बैलेंस वेट जो करता है, और एन साइन थीटा जो होता है प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। नाउ स्टेप टू, इक्वेशंस बना लो पहले। तो वर्टिकली बात करें यहाँ एन कॉस थीटा देखो किसके बराबर है, एम जी के बराबर है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली बात करें तो एन साइन थीटा जो है आपका किसके बराबर है, एम वी स्क्वायर बाय आर यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। दो इक्वेशन बन गए। अब स्टेप 3 क्या है, इन दोनों को कर दो डिवाइड, तो फाइनल फॉर्मूला आपका ये बन जाता है। समझ में आया। नाउ इस मीनिंग को जान लेते हैं, इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है। वी है डिजाइन स्पीड जिसके लिए रोड बैंक की गई है। अगर व्हीकल्स एग्जैक्टली इस स्पीड पे चलती है तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं होती। अगर वी डिजाइन स्पीड से ज्यादा है तो फ्रिक्शन बहुत जरूरी है इसके लिए सेंटर पे, और अगर वी कम है डिजाइन स्पीड से फ्रिक्शन रिक्वायर्ड अवे फ्रॉम द सेंटर हो जाएगा। विद फ्रिक्शन के लिए जनरल केस है, अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू देन मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड जो होगा तुम्हारा ये होगा आर जी म्यू प्लस में टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, और मिनिमम स्पीड के लिए हो जाएगा आर जी टेन थीटा माइनस म्यू और 1 प्लस में म्यू टेन थीटा। तो ये जनरल केस के लिए आपके लिए इक्वेशन हो जाएगा, सॉल्व करना हो प्रॉब्लम कोई भी इससे हो जाएगा सॉल्व। नाउ फाइनल एग्जाम टिप है आपके लिए, अगर क्वेश्चन में विदाउट फ्रिक्शन आए तो यूज टेन थीटा की जगह ये लाना है, ठीक है। टेन थीटा मतलब आपको यूज करना है टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर जी। अगर विद फ्रिक्शन हो तो म्यू का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऑलवेज स्पेसिफाइड डिजाइन स्पीड के लिए ऑप्टिमम स्पीड होता है, ठीक है। ऑलवेज स्पेसिफाइड डिजाइन स्पीड जो होता है वो ऑप्टिमम स्पीड होता है। तो एग्जाम टिप आपके लिए ये बेहतरीन रहेगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ ताकि आपके एग्जाम और भी बढ़िया जाए।